Hello friends and students. In our today's video session, we are going to study about the interpleader suit. Interpleader suit के बारे में given है सेक्शन नंबर 88 के अंदर और ऑर्डर नंबर 35 के अंदर। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटरप्लीडर सूट के साथ। हम इसको पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एक हमारा टेनेंट है जिसका नाम ए है और वो जिस घर के अंदर रहता है उसके मालिक का नाम है बी। अब ए जो है वो एक ईमानदार आदमी है और अपना जो रेंट है वो टाइम पर पे करता है बी को। लेकिन क्या होता है कि बी की कुछ टाइम के बाद में डेथ हो जाती है। अब भाई ए तो ईमानदार आदमी है, उसको रेंट भी पे करना है, तो अब वो बी को तो करेगा नहीं क्योंकि बी की तो डेथ हो गई। तो अब जो बी के जो बच्चे हैं, तो बड़ा बेटे का नाम है सी और छोटे बेटे का नाम है डी। अब जो हमारा सी है वो आकर के ए से बोलता है कि सर ये बी की तो डेथ हो चुकी है, अब आज से जो ये रेंट है ये आप मुझको पे करेंगे। तो वहीं हमारा जो डी है वो भी आकर के बोलता है कि जी बेटा तो मैं भी हूं, तो आप सी को नहीं, ये रेंट आप मुझको पे करेंगे। तो हमारा ए जो है ये परेशान हो जाता है कि मैं रेंट जो है वो सी को पे करूं या डी को पे करूं। अब वो ये सोचता है कि अगर सी को पे करा तो डी मेरे से आकर के झगड़ेगा और अगर डी को पे करा तो सी कहीं मेरे ऊपर कोर्ट में केस न डाल दे। तो अब हमारा ए जो है वो बहुत ही समझदार आदमी है और इसको पता है कि इंटरप्लीडर सूट क्या होता है। तो ये क्या करेगा, ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर के बोलेगा कि जनाब मैं तो रेंट पे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सी भी मांग रहा है और डी भी मांग रहा है। अब आप मुझको बताओ कि मैं सी को रेंट दूं या फिर डी को रेंट दूं। तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है भाई, तुम ये केस लेकर के आए हो हमारे पास में, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है, सी है या फिर डी है। तो जो भी कोर्ट डिसाइड करके बताएगी कि सी को मिलना चाहिए रेंट या फिर डी को मिलना चाहिए, तो ए जो है आगे से वो रेंट सी को या फिर डी को पे करने लग जाएगा, जिसको भी कोर्ट बताएगी कि भाई एक्चुअल ओनर आज से ये है। तो अब क्या होता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी सी और डी के बीच में। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं हम इंटरप्लीडर सूट। यहाँ पर ए जो है ये हमारा प्लेंटिफ हुआ, इसने एक प्लेंट अपनी तैयार करी कि भाई मेरा इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो इसको ये जो भी इसका एक्चुअल ओनर है उसको मैं ये प्रॉपर्टी या फिर ये जो रेंट है वो पे करने के लिए तैयार हूं, और आप मुझे बता दीजिए कि ये सी और डी ये दोनों हुए इसके अंदर डिफेंडेंट, इन दोनों में से कौन एक्चुअल ओनर है और मैं किसको ये रेंट दूं। तो अब कोर्ट का काम शुरू हो गया। तो हमारी कोर्ट बोलेगी इससे जो हमारा टेनेंट है, प्लेंटिफ है, उससे बोलेगी कि आप एक काम करो कि आप तो जाओ यहाँ से, आज से जो है इस केस को पहले हम सॉल्व करेंगे कि इसका जो एक्चुअल ओनर है वो सी है या फिर डी है। तो कोर्ट प्लेंटिफ को तो इसमें से बाहर निकाल देगी और सी और डी के बीच में ये वाद चलेगा। अब जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है, उन दोनों के बीच में केस चलता है। लेकिन यहाँ इंटरप्लीडर सूट के अंदर क्या होता है कि केस तो लेकर के आया होता है प्लेंटिफ, लेकिन चलता है दो डिफेंडेंट्स के बीच में। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्लीडर सूट का। अब इसके अंदर एक चीज और भी है कि कोर्ट क्या कहेगी कि भाई जो ये ए जो सूट लेकर के आया है या फिर जो प्रॉपर्टी आपकी ए के पास में है उसकी जो मेंटेनेंस वो कर रहा है, तो उसका जो सूट लेकर के आया है उसने वकीलों को पैसा दिया है, कोर्ट की फीस जमा करी है, कागज की टाइपिंग करवाई है, तो उन सब चीजों की जो कॉस्ट और चार्जेस होंगे वो सी और डी से लेकर के कोर्ट ए को दे देगी और बोलेगी ये आपकी कॉस्ट है और चार्जेस है, आप इसको लो। अब हम जब आपको डिसाइड करके बता देंगे कि भाई एक्चुअल ओनर कौन है, तो उस दिन से आप उसको रेंट पे कर दिया करना। लेकिन बात अब जो हमारा केस है वो तो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। तो अब कोर्ट ए से एक चीज और बोलेगी कि जब तक ये चीज डिसाइड नहीं हो जाती कि सी और डी में से एक्चुअल ओनर कौन है, तब तक आप जितना भी किराया होगा वो कोर्ट के अंदर जमा कराएंगे। तो ए क्या करेगा, आगे से हर महीने का किराया कोर्ट के पास में जमा करा दिया करेगा। अब जिस दिन हमारा कोर्ट का फैसला आएगा कि भाई सी ओनर है या फिर डी ओनर है, उस दिन कोर्ट उस एक्चुअल ओनर को वो सारा का सारा किराया दे देगी और आगे से जो है ए को वो सारा किराया उस एक्चुअल ओनर को देना हुआ करेगा। अब ये तो हमने रेंट की बात करी। सपोज कीजिए किसी ने अपनी गाड़ी रखवा रखी थी या फिर किसी ने कोई अपनी ज्वेलरी रखवा रखी थी, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कोर्ट की कस्टडी के अंदर रखी जा सकती है, तो
उसको पहले कोर्ट अपनी कस्टडी के अंदर ले लेगा अगर इंटर प्लीडर सूट आया है तो। वो इसलिए ले लेगा क्योंकि जो हमारा जो प्लेंटिफ होता है, इंटर प्लीडर सूट तभी आता है जब प्लेंटिफ का कोई भी इंटरेस्ट ना हो सिवाय जो कॉस्ट और चार्जेस उसने लगाई है उस केस को लाने के लिए या फिर उस चीज की मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ उसके अलावा। और एक चीज और भी है इसके अंदर कि किसी भी डिफेंडेंट के साथ में प्लेंटिफ का कोई ऐसा कोल्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो किसी तीसरे डिफेंडेंट को फंसाने के लिए ये सूट लेकर के आए। तो ना तो उसका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए और ना ही कोई कोल्यूजन होना चाहिए। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया अपना इंटर प्लीडर सूट हमारा क्या होता है, हम समझ चुके हैं। अब हम इसको जरा ऑर्डर 35 के अंदर रूल वाइज समझते हैं। तो ऑर्डर 35 का रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है, प्लेंट इन इंटर प्लीडर सूट। इन एवरी सूट ऑफ इंटर प्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर प्लेंट। तो क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं अगर आप एक प्लेंट बना रहे हैं इंटर प्लीडर सूट के लिए। सबसे पहली तो ये है, द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो जो हमारा वो घर था, जो रेंट था, उसके अंदर उसको प्लेंटिफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी होती तो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो जो भी प्रॉपर्टी होती उसको उठा करके सामने वाले को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए कि भाई जो भी एक्चुअल ओनर है आकर के ले ले और साबित कर दे कि भाई मैं एक्चुअल ओनर हूं। इन डिस्प्यूट अदर देन द चार्जेस एंड कॉस्ट। तो जो चार्जेस और कॉस्ट होंगे वो तो उसको मिलने चाहिए भाई, क्योंकि उसने खर्चा करा है। अब बी पॉइंट कहता है, द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली। यानी कि जो क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट वो दोनों ही कर रहे हो, यानी कि सी और डी दोनों ही एक ही चीज को बोल रहे हैं ना कि भाई ये पूरा का पूरा मुझे मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा मुझे मिलना चाहिए। तो जो क्लेम जो डिफेंडेंट्स का है वो सेवरली होना चाहिए, दोनों का एक ही क्लेम होना चाहिए। दैट देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट। यानी कि जैसे सी और ए के बीच में कोई ऐसा कोल्यूजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो केस में फंसा करके डी का नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी कोल्यूजन टेनेंट प्लेंटिफ का किसी भी एक डिफेंडेंट के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये अगर तीन चीजें हमारी फुलफिल होती हैं तो आप प्लेंट लेकर के इंटर प्लीडर सूट की कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अब इसका रूल 2 कहता है, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट वेयर द थिंग क्लेम्ड इज कैपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट और प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट। यानी कि जो मैंने आपको समझाया था अभी कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो कैपेबल है जिसको हम कोर्ट के अंदर पे कर सकते हैं या फिर कोर्ट की कस्टडी के अंदर रखवा सकते हैं, तो द प्लेंटिफ मे बी रिक्वायर्ड टू सो पे और प्लेस इट बिफोर ही कैन बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर इन द सूट। तो जो प्लेंटिफ होगा उसको वो कोर्ट की कस्टडी के अंदर दे देना होगा और कोर्ट की कस्टडी देने के बाद में वो टेनेंट जो है उस चीज से फ्री हो जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करके जो भी डिफेंडेंट्स एक्चुअल ओनर होंगे उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगी। अब रूल नंबर 3 हमारा कहता है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। यानी कि सपोज कीजिए कि ए हमारा टेनेंट है और सी हमारा लैंडलॉर्ड का बेटा है। अब सी ने पहले ही एक केस ए के ऊपर डाल दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, जो रेंट है, आप मेरे को पे करेंगे, और डी हमारा बाद में आता है। तो ए हमारा इंटर प्लीडर सूट लेकर के जब कोर्ट के अंदर जाएगा सी और डी के खिलाफ, तो उसकी सूचना ये उस पहले वाले कोर्ट को दी जाएगी कि अब इंटर प्लीडर सूट आ गया है हमारे पास में। तो ए और सी के बीच में जो पहले से एक विवाद चल रहा है उसको स्टे कर दिया जाए। तो जो कोर्ट जो पहले जो केस चल रहा था ए और सी के बीच में उसको स्टे कर दिया जाएगा और जो नया इंटर प्लीडर सूट चल रहा है पहले उसके ऊपर फैसला आएगा। तो ये होगा अगर किसी भी डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के ऊपर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई केस डाल रखा होगा तो वो स्टे हो जाएगा, पहले इंटर प्लीडर सूट का डिसीजन आएगा। अब रूल नंबर 4 हमारा कहता है, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। At the first hearing, the court may declare that the plaintiff is discharged from all the liability to the defendants in respect of the things claimed, award him his cost and dismiss him from the suit। यानी कि कोर्ट को अगर लगता है कि प्लेंटिफ की कोई इस केस के अंदर जरूरत नहीं है, इन डिफेंडेंट्स के बीच में मुझे डिसाइड करना है, तो कोर्ट क्या करेगी, कॉस्ट अवॉर्ड करेगी, कॉस्ट देगी उसको, जो चार्जेस होंगे वो देगी और उसको सूट से बाहर निकाल देगी। लेकिन if it thinks that justice or convenience so require, retain all parties until the final disposal of the suit। अगर कोर्ट को लगता है कि ए का भी इस कोर्ट के अंदर, इस केस के अंदर रहना जरूरी है जस्टिस के लिए, तो कोर्ट उसको भी पार्टी बना करके रखेगी। अब हमारा रूल 5 कहता है, एजेंट एंड टीनेंट मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटर प्लीडर सूट। तो अगर कोई एजेंट है
कोई एजेंट है और उसका जो प्रिंसिपल है वो एजेंट अपने प्रिंसिपल के खिलाफ कोई इंटरप्लीडर सूट नहीं लेके जा सकता। जैसे कि एक एजेंट है, उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, तो एक एजेंट है, उसके दो मालिक हैं, तो वो उनके खिलाफ कोई इंटरप्लीडर सूट नहीं लेके जा सकता। और अगर कोई टीनेंट है और उसके दो लैंडलॉर्ड हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एक तो लैंडलॉर्ड है और दूसरा अगर कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो दो लैंडलॉर्ड हो गए ना, तो दो लैंडलॉर्ड हैं, तो उनके खिलाफ भी वो ये केस लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर तो मैंने लैंडलॉर्ड ही समझाया आपको, लेकिन नहीं, जो ए जो है हमारा टेनेंट, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो लैंडलॉर्ड हमारा बी था, ठीक है। और ये जो बी है, बी हमारा लैंडलॉर्ड है, लेकिन ये जो सी और डी हैं ये नए आए हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम ये जो किराया है आज से हमें मिलना चाहिए। तो अभी तक वो इसके लैंडलॉर्ड नहीं बने हैं, अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि लैंडलॉर्ड कौन है। तो अगर लैंडलॉर्ड है तो आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड कौन है ये चीज डिसाइड करनी है तो उसके लिए केस लेकर के जाया जा सकता है। नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट टू सू देयर प्रिंसिपल। एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता, और टेनेंट टू सू देयर लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन अदर देन पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल्स और लैंडलॉर्ड्स। ठीक है जी। अब हमारा रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 हमारा वही बात कहता है, चार्जेस फॉर प्लेंटिफ कॉस्ट, यानी कि जो उसने कॉस्ट जो चार्जेस पे करे हैं इस सूट को लाने के लिए, तो कोर्ट कॉस्ट के रूप में वो प्लेंटिफ को दिला देगी, और जो हमारा टीनेंट है वो इस केस से साइड हो जाएगा और सी और डी के बीच में ये इंटरप्लीडर सूट चलेगा। तो आई होप आप इस इंटरप्लीडर सूट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।